गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया बहुत ही मेहनत से मटके बनाती थी और उन्हीं घड़ों को जंगल के पक्षियों को बेचती थी। गर्मी का मौसम होने के कारण घड़ों की बहुत ही डिमांड थी। वो अकेले ही इतने घड़े नहीं बना पा रही थी, इसीलिए उसने जग्गू नाम के कौवे को काम पर रख लिया था। जग्गू बेटा, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या तुम मेरी घड़े बनाने में मदद कर पाओगे? हाँ आंटी चिड़िया, मुझे अब पैसों की बहुत जरूरत है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उस दिन के बाद से जग्गू कौवा घड़े बनाकर रानू चिड़िया के साथ जंगल के पक्षियों को घड़े बेचने में मदद करता था। एक दिन रानू और जग्गू जंगल में घड़े बेच रहे थे, तभी जग्गू की मौसी वहाँ आती है और रानू से कहती है, देखो चिड़िया, मैं इस जग्गू की मौसी हूँ। इसके माता पिता गर्मी की वजह से 1 महीने पहले ही मर गए थे। मैं ही इसे पाल पोस रही हूँ, लेकिन ये नमक हराम 1 महीने पहले घर से भाग आया। इसकी जो भी तनख्वाह बनती है, सारे पैसे मुझे देना। समझ गई ना तू? अच्छा ठीक है कवि बहन, मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे ठेले के सामने तमाशा मत करो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अगले महीने अगर मेरे पंखों में पैसे नहीं मिले तो देख लेना, मैं बहुत तीखी जुबान की हूँ। ऐसा कहकर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा, यह सब क्या है? तुम्हारी मौसी ऐसे क्यों बात कर रही है? आंटी चिड़िया, वो मेरी मौसी थी, वो बहुत बुरी है। जब मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई तब वो मेरे घर आई थी मेरी और मेरी बहन की देखभाल करने के लिए, लेकिन उसने हमारी सारी जायदाद हड़प ली। उस दिन के बाद से वो हम दोनों को स्कूल भी नहीं भेजती थी, भोजन भी नहीं देती थी। इसलिए मैं वहां से भागकर यहाँ आ गया। मैं तो बच गया, लेकिन मेरी बहन उधर ही रह गई। कोई बात नहीं जग्गू बेटा, तुम्हारी बहन भी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएगी। आज के बाद तुम मेरे घर पर ही रहना गुड़िया के साथ। जग्गू कौवा रानू चिड़िया का धन्यवाद कहता है। उस दिन रानू जग्गू को अपने घर ले जाती है और उसे भरपूर खाना खिलाती है। अगले दिन जग्गू देखता है कि रानू और गुड़िया गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। वो मन में सोचता है कि इन दोनों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन जग्गू अपने पंखों से एक बड़ा सा मटका बनाता है, फिर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लकड़ियों का ढांचा बनाता है और उसमें ठंडा पानी डालकर मटका कूलर तैयार करता है, जिससे ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। वो मटका कूलर ले जाकर घर के अंदर रख देता है। ये मटका कूलर बहुत अच्छा है। अरे वाह जग्गू बेटा, तुमने यह कमाल कर दिया। तुम में इतना हुनर है, ये तो एसी जैसा काम कर रहा है। घर पूरा ठंडा हो गया है। आंटी चिड़िया, गुड़िया गर्मी की वजह से रो रही थी, मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने ये बनाया। जग्गू, तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे माँ कहकर बुला सकते हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, सब करूंगी, तुम्हारी बहन को भी वापस ले आऊंगी। चिड़िया आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ना हम मटका कूलर बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचें, इससे हमारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। मैं आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे बनाना है। अरे वाह जग्गू बेटे, यह तो बहुत अच्छी सोच है, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन रानू और जग्गू मिलकर ढेर सारे मटका कूलर बनाते हैं। फिर मटका कूलर को ठेले पर रखकर जंगल के पक्षियों को बेचने लगते हैं। गरीब जंगल के पक्षियों को मटका कूलर बहुत पसंद आता है। 1 महीने के बाद जग्गू की मौसी फिर से तनख्वाह लेने के लिए वहाँ आती है। रानू अपने दोस्तों के साथ डंडे लेकर तैयार बैठी थी। चिड़िया, ये सब क्या है और मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन जग्गू मेरा बेटा है। कल मैं तुम्हारे घर आकर उसकी बहन को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अगर तुमने कुछ कहा या किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानू की बातें सुनकर जग्गू की मौसी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया जग्गू की बहन मुन्नी को अपने साथ अपने घर ले आती है। रानू जग्गू और मुन्नी को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है और गुड़िया के साथ साथ जग्गू और मुन्नी को भी स्कूल भेजती है। इस तरह रानू मटका कूलर बेच बेच कर धनवान हो जाती है और अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में बारिश तेज हो रही थी, जिस वजह से रानू चिड़िया का घोंसला टूट गया था, लेकिन चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने अंडों की जान बचाई थी। वो बारिश से बचने के लिए अपने अंडों के साथ बड़े बड़े पत्तों में छुपी बैठी थी। हे ऊपर वाले, आज इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे अपने अंडों की वजह से घोंसला मजबूत करने का मौका भी नहीं मिला। शुक्र है मैंने अपने अंडों को टूटने से बचा लिया। ये बारिश तो और तेज होती जा रही है, पता नहीं कब रुकेगी। ऐसे तो मेरे अंडे बारिश में भीग भीग कर खराब हो जाएंगे। मुझे किसी तरह नरम घोंसले का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि मैं अपने अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख सकूं।
दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कवि अपने घोंसले में बैठकर बारिश का बहुत मजा ले रहे थे। गौरी, इतनी ठंडी ठंडी बारिश में मुझे कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए कुछ लाओ। कालू जी, मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया और मैं नहीं लाऊंगी। मगर गौरी, तुम क्यों नहीं लाओगी? घोंसले में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कालू जी, हम दोनों रोज रोज तो यही सब चीजें खाते रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग खाएंगे। बारिश के मौसम में कुछ अलग मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। गौरी, लगता है आज तू मुझे भूखा ही मारेगी। चुपचाप तू मेरे लिए कुछ ला दे। गौरी कुछ कहे बिना घोंसले से बाहर आ जाती है और चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगती है। तभी उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है। वो अपने पति कालू को बाहर बुलाकर कहती है, देखा कालू जी, चिड़िया अपने अंडे लेकर कैसे बारिश में बैठी है। मैं किसी तरह इसके अंडे चुरा कर ले आती हूँ, फिर हम दोनों मजे से बारिश के मौसम में अंडे खाएंगे। अरे वाह गौरी, अंडे, ये तो मेरी पसंदीदा चीज है। चलो हम दोनों दूर छिपकर चिड़िया पर नजर रखते हैं। चिड़िया कहीं जाएगी तो हम दोनों अंडों को लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। ये सोचकर वे दोनों एक जगह छिपकर चिड़िया पर नजर रख रहे थे और उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। ये कहकर चिड़िया अपने दोनों अंडों को पत्तों के नीचे छुपाकर अपनी दोस्त हरियाली के घर चली जाती है। थोड़ी ही दूर छिपे बैठे कौवे ये सब देख रहे थे। गौरी, वो देखो, चिड़िया चली गई। तुम जाओ घोंसले पर, मैं अभी उन अंडों को ले आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा जल्दी से जाकर चिड़िया के दोनों अंडे चुरा लेता है। हरियाली बहन, तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और मेरे दोनों अंडे बारिश में भीग रहे हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई घोंसला पड़ा होगा तो मुझे दे दो। मैं अपने अंडों को उसमें रख दूंगी और वे सुरक्षित भी रहेंगे। हाँ रानू बहन, मेरे पास दूसरा घोंसला है, तुम इसे ले जाओ और अपने अंडों को सुरक्षित रखो। हरियाली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए एक नया घोंसला बनाकर दे दूंगी। रानू चिड़िया हरियाली से घोंसला लेकर अपने अंडों के पास आ जाती है। वो अपने अंडों वाले पेड़ पर आकर देखती है तो वहाँ पत्तों के नीचे उसके अंडे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे अंडे कहाँ चले गए? इतनी जल्दी कौन जालिम आ गया जो मेरे अंडों को चुरा कर ले गया? रानू चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ से गुजरता हुआ कबूतर उसके पास आ जाता है। रानू बहन, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? कबूतर भैया, मैंने अपने अंडों को पत्तों के नीचे छुपा कर रखा था। अब मेरे अंडे कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या आपने किसी को यहाँ आता जाता देखा? नहीं चिड़िया बहन, मैंने तो यहाँ किसी को भी नहीं देखा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? मेरे अंडों को मैं कहाँ ढूंढूं? चिड़िया बहन, अब रोने से कुछ नहीं होगा। इतनी बारिश में तुम अपने अंडों को कहाँ ढूंढने जाओगी? वो जालिम अंडा चोर अब तक तुम्हारे अंडों को खा गया होगा। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया जल्दी से अपने अंडों को ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगती है। कालू जी, जल्दी कीजिए, अंडों को खाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ गौरी, रुको, अभी मैं अंडों को अपनी चोंच से फोड़ रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अंडों पर चोंच मारने ही वाला था, तभी उनके घोंसले पर कोई दस्तक देता है। लगता है पति जी, कोई आया है। जल्दी से इन अंडों को छुपा दो, मैं अभी घोंसले से बाहर जाकर देखती हूँ। कालू जल्दी से उन अंडों को घोंसले के नीचे छुपा देता है और खुद घोंसले के ऊपर बैठ जाता है। घोंसले के बाहर चिड़िया थी। गोरी, मैंने अपने अंडों को पत्तों के नीचे रखकर हरियाली के घर गई थी। जब मैंने वापस आकर देखा तो मेरे अंडे वहाँ नहीं थे। क्या तुमने किसी को मेरे अंडों को ले जाते हुए देखा? नहीं नहीं चिड़िया, हमने किसी को तुम्हारे अंडों को ले जाते हुए नहीं देखा। गौरी अपने घर के अंदर जाकर देखती है तो चिड़िया के दोनों अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए थे। ये क्या कालू जी, इन अंडों में से तो बच्चे बाहर निकल आए हैं। अब तो हम दोनों अंडे नहीं खा पाएंगे। गौरी, अब हम इन बच्चों का क्या करेंगे? चिड़िया वापस आने तक हम इन्हें उसके घोंसले में रख देते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाएगी और सब कुछ भूल जाएगी। कालू कौवा चुपके से बच्चों को घोंसले में रख देता है। चिड़िया अपने घोंसले में वापस आकर देखती है तो उसके दोनों बच्चे सही सलामत घोंसले में बैठे हुए थे। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और ऊपर वाले को धन्यवाद कहती है।
इस तरह चिड़िया बारिश के मौसम में पत्तों के घोंसले में अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। किसान की पत्नी हर दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डालती थी। दोस्तों, आज के समय में भी भला कोई ऐसा हो सकता है जो मुफ्त में दाना खिलाए? थोड़ी दूर खड़ी किसान की पत्नी पक्षियों की बातें सुन रही थी और वो कहती है, पक्षियों, आप खा लो। अगर हम इंसान पेट भर के खाना खा सकते हैं तो आप पक्षी क्यों नहीं खा सकते? आप भी खा लो। माँ जी, मैंने सुना था कि कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज मैंने वो देख भी लिया। मैं जा रहा हूँ, शाम को मैं देर से आऊँगा। ये कहकर किसान अपने खेत की तरफ चला जाता है और सभी पक्षी भी दाना खाकर और थोड़ा दाना अपने बच्चों के लिए लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। किसान की पत्नी रोजाना अपने घर की छत पर दाना डाल देती और पक्षियों को खिलाती। वे सभी पक्षी बहुत खुश थे और वे दाना खाते और अपने बच्चों के लिए लेकर घर चले जाते। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, किसान हमेशा की तरह अपनी सब्जियां ले जाकर मार्केट में बेचने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही किसान वापस अपने घर आने लगता है। तभी वहाँ पर एक तेज आता हुआ ट्रक किसान को कुचल देता है। किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान की पत्नी बिल्कुल अकेली रह जाती है और धीरे धीरे घर का दाना पानी भी खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद पक्षी दाना खाने आते हैं, लेकिन किसान की पत्नी की छत पर दाना न देखकर वे निराश हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर भी खाली खाली दिख रहा है और किसान की पत्नी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। चिड़िया अभी ऐसा कह ही रही थी कि तभी किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे माफ करना पक्षियों, अब मैं आपको दाना नहीं दे पाऊंगी क्योंकि कल से मेरा बच्चे भी भूखे हैं। मेरे पति की एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। माँ जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो पहले से ही शक था। मैं तभी समझ गई थी कि आज आपने हमारे लिए दाना नहीं डाला है। जरूर कुछ हुआ है। मेरे घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे। अब तो मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए भोजन भी नहीं है। ऐसा कहकर किसान की पत्नी वहाँ से चली जाती है। हर मुश्किल की घड़ी में किसान की पत्नी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो अब हमें भी इनके लिए कुछ करना होगा। हमें क्या करना है ये सब मुझे पता है। आप सब मेरे साथ आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। वैसे कालू, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किसान की पत्नी की मदद कैसे करने वाले हो। क्या करोगे तुम उनके लिए? फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा अपने दोस्तों को सीधा अपने घोंसले पर लेकर जाता है। कालू कौवा के घोंसले में वहाँ कुछ पड़ा था जो बहुत तेज चमक रहा था। अरे वाह कालू, ये क्या चीज है जो चमक रहा है? दोस्तों, ये एक हीरा है। मैं पिछली बार जब एक गुफा में घुसा था तब मैंने इसे देखा था। तो कालू भैया, इसका मतलब हम ये हीरा किसान की पत्नी को ले जाकर देंगे। हाँ चिड़िया, ये बहुत कीमती होता है। इंसान तो इसे ढूंढने के लिए पहाड़ों तक खोज लगाते हैं। वैसे कालू भैया, सच बताऊं तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम भी किसान की पत्नी के किसी काम आ सकेंगे। ये कीमती हीरा हम पक्षियों के तो किसी काम का नहीं है। हम उस किसान की पत्नी को ही ले जाकर दे देते हैं। वे सब फिर से घने जंगल की तरफ से उड़कर वापस किसान की पत्नी के घर आकर वहीं चारपाई पर बैठ जाते हैं। मुझे सब पता है पक्षियों कि आप सब भूखे हैं, लेकिन आप सब मेरा विश्वास करो। अगर मेरे पास कुछ खाने को होता तो मैं आप सबको वो जरूर देती। माँ जी, हमें सब पता है और हमें आप पर विश्वास भी है। हम तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। ये आज किसान की पत्नी पक्षियों की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। पक्षियों, आप सब मेरी क्या मदद करोगे? आप सब तो बहुत मासूम हो और हम इंसानों की जरूरतें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो आप मेरी मदद कैसे करोगे? माँ जी, हम पक्षी छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। अगर हम सच्चे मन से किसी की मदद करने के लिए सोचते हैं तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करते हैं। ये देखिए, हम आपके लिए कीमती हीरा लेकर आए हैं। ये सब सुनकर और इतना चमत्कारी हीरा देखकर किसान की पत्नी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ जी, अब आप इस कीमती हीरे को लेकर सुनार के पास जाइए और इसे बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए। लेकिन माँ जी, हमें मत भूल जाना, क्योंकि हमें जो मजा आपकी छत पर दाना खाने में आता है वो कहीं भी नहीं आता। नहीं नहीं पक्षियों, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कैसे भूल जाऊंगी? मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और ना ही मेरे बारे में सोचा, लेकिन आपने मेरी मदद की तो मैं आपको कैसे भूल जाऊंगी? माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना आप इस हीरे को बेचकर मिठाई का ठेला लगाना शुरू कर दें। इससे आपकी अच्छी कमाई होगी। हाँ चिड़िया, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूंगी।
मैं इस हीरे को बेचकर एक ठेला खरीद लाऊंगी और मिठाई बेचूंगी, खिलाऊंगी और अपने घर का गुजारा भी अच्छे से करूंगी। फिर अगले दिन ही किसान की पत्नी हीरे को बेचकर पैसे ले आती है और मिठाई का ठेला लगाना शुरू कर देती है। गांव के सब लोग उससे मिठाई खाने आते हैं और उसका मिठाई खूब बिकता है। इस तरह वो मिठाई बेचकर अच्छे पैसे कमाती है। उस दिन के बाद किसान की पत्नी हर दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डालती। ये देखकर पक्षियां भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनको दाने की कोई कमी नहीं थी। मम्मा चिड़िया अपने 2 बच्चे कुकू और गुड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया का कोई भी पक्का घर नहीं था क्योंकि वो उस जंगल में नई आई हुई थी। जब मम्मा चिड़िया भोजन की खोज के लिए जाती तो उसे अपने बच्चों का डर बना रहता था, कहीं कोई शिकारी पक्षी उन्हें मार ना दे। ऐसे ही एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी गोरी कव्वी के पास जाती है। क्या बात है चिड़िया, तुम यहाँ मेरे घर में क्यों आई हो? गौरी बहन, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। कृपा करके मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख ले। मैं शाम को जल्दी लौटकर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम अपने बच्चों को मेरे घर में रख दो, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए भी भोजन लाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ गौरी बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इस तरह रानू अपने बच्चों को गोरी कव्वी के घर छोड़कर वो भोजन की तलाश में चली जाती है। गोरी कव्वी अपने घोंसले में सो रही थी। वो चिड़िया के बच्चों का चूचू आवाज सुनकर नींद से जाग जाती है। गोरी कव्वी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये चिड़िया के बच्चे कितना चूचू कर रहे हैं। अरे तुम दोनों इतना चूचू क्यों कर रहे हो? बाहर निकलो, बाहर जाकर करना चूचू। आने दो उस रानू को, इनकी शिकायत लगाती हूँ। दोबारा इनको मेरे घर में आने नहीं दूंगी। इस तरह गोरी कव्वी 2 बच्चों को अपने घोंसले के बाहर निकाल देती है। वो 2 चिड़िया के बच्चे बाहर बारिश में भीगने लगते हैं और रोने लगते हैं। शाम को रानू जब भोजन लेकर लौटती है तो वो सबसे पहले गोरी के घर जाती है। वो अपने 2 बच्चों को बारिश में भीगते हुए देखकर रानू बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया, तुम दोनों इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? तुम लोग क्यों बारिश में भीग रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, उस गोरी आंटी ने हमको घोंसले से बाहर निकाल दिया। मम्मा, हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। क्या उस गोरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे गोरी बहन, तुमने मेरे बच्चों को घर से बाहर क्यों निकाला? तुमने देखा नहीं बाहर कितनी जोरों की बारिश हो रही है? अरे वो चिड़िया, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत चूचू कर रहे हैं। कल से इन्हें मेरे घर छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रखूंगी इन्हें अपने घर में। गौरी बहन, आप ऐसे क्यों कह रही हो? बच्चे हैं, खेल कूद तो करेंगे। अब तुम यहाँ बैठकर बकबक करोगी या अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाओगी? वो अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अगले दिन वो भोजन की तलाश में नहीं गई थी क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। रानू और उसके दोनों बच्चे ठंड से बहुत कांप रहे थे। अब मैं क्या करूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? गौरी ने भी मना कर दिया है अपने घर में आने से। माँ देखिए माँ, गुड़िया बहन को बुखार है। अरे हाँ बेटा, गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ कुछ करो माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुकू, तुम गुड़िया का ध्यान रखना, मैं अभी बुलबुल आंटी से कहकर दवाई लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया दवाई लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दवाई लेकर लौटती है तो देखती है उसकी बेटी आंखें बंद करके घोंसले में पड़ी हुई थी। गुड़िया बेटा, ये देखो मैं दवाई लेकर आ गई। अब यह दवाई खा लो, तुम्हारा बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा। उठो गुड़िया, मेरी बच्ची, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है? रानू चिड़िया को यकीन नहीं हो रहा था कि गुड़िया मर चुकी है। बेचारी रानू को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी गलती है, मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए मजबूत घर नहीं बनाया। मेरे वजह से ही आज गुड़िया इस दुनिया में नहीं रही। चिड़िया और उसका बेटा फूट फूट कर रो रहे थे। तभी उस रास्ते से जा रही लूसी कबूतरी उन दोनों को रोते हुए देखकर उनके पास आती है। चिड़िया, तुम रो मत। इतनी बारिश में आसमान के नीचे रहोगी तो यही होगा। पिछले बारिश में मेरा भी बच्चा बारिश में भीगने के वजह से मर गया था। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर किसान की पत्नी के घर गई थी। उन्होंने मुझे अपने घर के सामने वाला पेड़ पर अपने लिए घोंसला बनाने दिया और वो वक्त वक्त पर ऐसे गरीब पक्षियों को दाना भी देती है और वो हर दिन पेड़ों पर से बर्फ साफ करती है ताकि हमें बर्फ से परेशानी ना हो। तुम भी मेरे साथ चलो और उस पेड़ पर घोंसला बना लो।
फिर लूसी कबूतरी चिड़िया को किसान की पत्नी के घर ले जाती है। माँ जी, ये चिड़िया मेरी दोस्त है। जंगल में बारिश के कारण इसने अपनी एक बेटी को खो दिया। क्या आप इसे भी मेरी तरह अपने पेड़ पर घोंसला बनाने दोगी? अरे चिड़िया रानी, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम भी मेरे घर के सामने पेड़ पर आराम से रह सकती हो। तुम्हें ना ही भोजन की चिंता होगी, ना ही शिकारी पक्षियों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया बहन, यही वो पेड़ है। शाम होने तक तुम अपने लिए घोंसला बनाओ। हाँ लूसी बहन, शाम होने से पहले मैं घोंसला बना लूंगी। फिर चिड़िया उस पेड़ के ऊपर अपने लिए भी एक मजबूत घोंसला बना लेती है। उस दिन के बाद से मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को याद करते हुए अपने बेटे कुकू के साथ ठंड के मौसम में किसान की पत्नी के घर में सुरक्षित रहने लगती है। चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। पीछे एक इंसान लकड़हारा आता है और वो पेड़ जिस पर चिड़िया का घोंसला था वो पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा वो पेड़ काटकर एक ट्रक पर लोड करता है और ले जाता है। वो जालिम इंसान ये भी नहीं देखा कि चिड़िया का घोंसला गिरकर टूट गया है। वो माँ बेटा अपने घर वापस उड़ते हैं। वो क्या जानते थे कि आज एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो पेड़ तो कोई काट कर ले गया है। कुकू बेटा, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बेटे को बेघर कर गया। अब मैं क्या करूंगी? बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अब मैं इतनी जल्दी नया घोंसला कैसे बनाऊंगी? माँ, इंसान ऐसे क्यों करते हैं? कुकू बेटा, इंसान कुछ पैसों के खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हमें भी बेघर कर देते हैं। फिर चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर नीचे गिर के टूट गया। आप मेरी मदद करें नया घर बनाने में। माफ करना चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन अब मैं मेरी बहन के पास दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरी बहन बहुत बीमार है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं हूँ ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो? वो माँ बेटा फिर से उड़ते हैं और मिट्ठू तोता के पास जाते हैं। इससे पहले कि चिड़िया कोई बात करती, मिट्ठू अपना ही रोना रोने लगता है। चिड़िया बहन, मेरा घर टूट गया है। मेरा घर बहुत कमजोर था। अब घर बनाने समय भी नहीं है। कोई मदद करे मेरी। मिट्ठू भैया, मेरा घर ही इंसान ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन आप तो खुद परेशान हो। फिर चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम्हारा बेटा रात के वक्त चू चू नहीं करेगा। आवाज में तो मुझे जरा सी भी नींद नहीं आती। गोरी, ये बच्चा है और बच्चे कहाँ चुप बैठ सकते हैं। आप खुश रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है। रानू को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो सीधा किसान के घर जाती है। किसान के घर जाकर सीधा उसके दहलीज पर बैठ जाती है। वो देखकर किसान की पत्नी सीधा चिड़िया के पास आती है। वो कहती है, और क्या हुआ चिड़िया रानी? तुम इतनी बारिश में यहाँ पर मेरे घर पर क्यों आई हो, अपने बेटे को लेकर? और वो चिड़िया सारी बात बताने लगती है कि लकड़हारे ने कैसे उसका घर उजाड़ दिया। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत होना। तुम बारिश रुकने तक मेरे घर में ही रहना और बारिश रुक जाने के बाद मेरे घर के सामने एक मजबूत सा पेड़ है, वहाँ पर एक घोंसला बना लेना। चिड़िया ऐसा ही करती है। बारिश रुकने तक उस इंसान के घर में छोटा सा घोंसला बनाकर उस रात जैसे तैसे गुजारती है और किसान की पत्नी चिड़िया को थोड़े से भीगे हुए चावल भी देती है। इस तरह सुबह हो जाती है। मम्मा, इस बार हम लोग थोड़ा सा मजबूत घर बना लेंगे, वरना फिर से आज रात बारिश होते ही हमारा घर टूट सकता है। हाँ ठीक है मिट्ठू, मैं रास्ते पर आते हुए एक नारियल देखा है। हम लोग उस नारियल को खोखला कर कर एक मजबूत सा घर बना लेते हैं। हाँ ठीक है मम्मा, ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जंगल जाकर उस नारियल को अपने साथ ले आते हैं और रानू चिड़िया शाम होने से पहले ही उस नारियल को खोखला कर देती है और माँ बेटा आराम से उस नारियल के घर में बैठ जाते हैं। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और उस बारिश की वजह से काफी पक्षियों का घर टूट जाता है और गोरी, मिट्ठू, तोता और कबूतर रानू के पास आते हैं। रानू बहन, क्या तुम बारिश रुकने तक
तुम्हारे इस नारियल के घर में हम तीनों को थोड़ी सी जगह दे सकती हो? रानू चिड़िया बहुत दिलदार चिड़िया थी और वो उन तीनों को बारिश रुकने तक अपने नारियल के घर में थोड़ी सी जगह दे देती है। किसान की पत्नी अपने घर में बैठकर चावल की रोटियां बना रही थी। घर के सामने एक नीम का पेड़ था जिस पर कालू कौवा बैठकर किसान की पत्नी को चावल की रोटी बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया रोटी के पास से उठकर कहीं जा क्यों नहीं रही ताकि मैं एक रोटी चुरा सकूं? वो कौवा ऐसे बैठकर सोच रहा था। फिर किसान की पत्नी घी का डिब्बा लेने के लिए दूसरी तरफ घूमती है। तभी कालू कौवा घर के अंदर घुस जाता है रोटी चुराने के लिए। छी छी रुको कव्वे, तुम अपनी गंदी चोंच न लगाओ मेरी रोटी पर। तुम बहुत गंदे कव्वे हो। तुमने कभी अपनी चोंच नहीं धोई। ये लो, एक रोटी ले लो। अब मुझे तंग ना करो। किसान की पत्नी चावल की रोटी कालू कौवा के तरफ फेंक देती है। उस चावल की रोटी को कालू कौवा तुरंत लेकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे कालू जी, ये क्या लाए हो आप? गोरी, आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते किसानों के बस्ती की तरफ चला गया था और वहाँ से मैं तुम्हारे लिए चावल की रोटी ले आया हूँ। हाय रे, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। मैं भी ये रोटी अभी तक नहीं खाई। इसमें से आधी रोटी मैं खाता हूँ, आधी रोटी तुम खा लेना। कालू जी, खाऊंगी तो पूरी रोटी मैं ही खाऊंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा मेरे प्यारे पत्नी जी, तुम ये रोटी को खा लो, मैं बस ये सूखा दाना खा लेता हूँ। फिर गोरी कव्वी चावल की रोटी खाने जाती है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया, कबूतरी, लाडो उड़ते उड़ते वहाँ पर आ जाते हैं। कालू, इस चावल की रोटी में से थोड़ी सी हमको भी दे दो। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है कि मैं चावल की रोटी खाऊं। चलो भागो यहाँ से। बड़े आए चावल की रोटी खाने वाले, कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है? हम भी किसान के पत्नी के पास जाकर एक एक रोटी लेकर आएंगे। जाओ जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, बस डंडे मार मार कर भगाएगी। फिर चिड़िया, कबूतरी, लाडो मिलकर इंसानों के बस्ती में जाते हैं। माँ जी अपने कालू कौवा को एक चावल की रोटी दी है। हमें भी चावल की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है। हमें भी एक रोटी दे दीजिए। हम गरीब पक्षी आपको दुआएं देंगे। वो कौवा रोज मेरी रोटियां चुराने की कोशिश करता है। मैं उस कौवे को कितनी बार समझाया है कि चोरी नहीं करते, चीज मांग कर लेते हैं। अब मैंने भी सोच लिया है कि वो कालू कौवा इस बार चोरी करने आएगा तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। माँ जी, वो कालू कौवा है ही ऐसा। वो एक नंबर का चोर है। ये लो, आप एक चावल की रोटी ले जाओ, सब मिल बैठकर खा लेना। वो सब बहुत खुश होते हैं। वो चावल की रोटी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों सीधे जाकर कालू और गोरी के सामने बैठकर चावल की रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू ये रोटी। ये देखो गोरी, हमें भी किसान की पत्नी ने चावल की रोटी दिया है। कालू जी, ये पक्षियाँ तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब तो ये मुझसे भी नहीं डर रहे हैं, मेरे सामने ही रोटियाँ ले आकर खा रहे हैं। गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर और एक चावल की रोटी चुरा कर ले आता हूँ, फिर हम भी इन्हें दिखाकर खाएंगे। वो भागा भागा किसान की पत्नी के घर जाता है। जाकर उनके घर के सामने पेड़ पर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उस देख लेती है। ये कालू कौवा तो फिर से आ गया। आने दो, उसकी गंदी सी चोंच मेरे रोटियां को लगे तो उसकी पूंछ जला दूंगी। उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू कौवा रोटियां चुराने के लिए उसके घर में घुस जाता है। तभी किसान की पत्नी उस कालू कौवे को खूब धुलाई करती है और उसकी पूंछ पर आग भी लगा देती है। कौवे, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी गंदी चोंच मेरे रोटियां को लगाया मत करो, चीज मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो रोटी मांग कर लेकर गई थी। वो कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से कालू कौवा नदी के पास जाकर अपनी पूंछ पर लगा हुआ आग बुझाता है और वापस अपने घोंसले पर आता है। गोरी, उस किसान की पत्नी ने मुझे बहुत मारा और मेरी पूंछ पर आग भी लगा दिया। चिड़िया, कबूतरी और लाडो सब सुन रहे थे। कालू भैया, रोटी को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली। सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी चोरियां ना करो, चोरी की सजा जरूर मिलती है।